पीपल, मैं हूं भरत आचार्य। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम सीखने जा रहे हैं पिन डायग्राम ऑफ 8085 हिंदी में। यस, ये सारे के सारे 40 पिन मैं एक एक करके डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई फनी पैंतरा नहीं सीखने का, बट असली साइंस, असली कॉन्सेप्ट हर पिन का। जहां जहां पे सपोर्टिंग सर्किट डायग्राम लगेगा वो भी बनाऊंगा, इनको मिटा के और भी बनाने वाला हूं। इसमें इंटरप्ट पिन कवर होंगे, सीरियल कम्युनिकेशन के पिन्स, डीएमए के पिन्स, पूरा एड्रेस बस, डेटा बस, उसका मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, बहुत सारी बढ़िया चीजें कवर होने वाली है। ये सारा कोर्स 8085 का मेरे वेबसाइट पे है www.bharatacharyaeducation.com। हमने ऑलरेडी ये कोर्स इंग्लिश में बनाया है। हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं। बहुत स्टूडेंट्स की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, सर प्लीज एटलीस्ट 8085 सीरीज हमको हिंदी में बना के दो। तो ठीक है, हम वही कर रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है, मगर जब स्टूडेंट्स को इच्छा है पढ़ने की, उससे ज्यादा प्रोत्साहन कोई टीचर को मिल नहीं सकता। इतने रिक्वेस्ट देख देख के आई कुड नॉट होल्ड माई सेल्फ बैक। मैं बोला चलो ठीक है, बना देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं। पहला वीडियो आपको देखना है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर्स, बहुत बड़ा वीडियो। उसको डिटेल में हमने पूरा कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं, नींव, वो ले रखी है। उसके बाद हमने 8085 आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, वो तो हमने बहुत पहले से बना के रखा था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम ये सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं सारे के सारे पिन्स का फंक्शंस। नाउ ओके, सो 8085 में 40 पिन हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर आर पिन्स X1 एंड X2। इसमें से काफ़ी पिन्स हमने आर्किटेक्चर में कवर किए हैं, मगर एक बार दोबारा उसको अच्छी तरह से समझते हैं सो दैट हमारा उसका क्लियर कॉन्सेप्ट है। कोई आपको बोले एक्सप्लेन पिन डायग्राम ऑफ 8085, ये एक वीडियो देख के आपको सारे पिन समझ में आ जाए। इसके लिए अगर कोई चीज़ रिपीट भी मैं कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज आपको अच्छी तरह से समझ में आए, दैट्स आवर गोल। नाउ X1 X2 पिन्स पे हम कनेक्ट करते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर ऑफ 6 मेगाहर्ट्ज। ये क्या देते हैं? ये क्लॉक सप्लाई देते हैं। अब मेरे को बताओ, क्या कोई प्रोसेसर को क्लॉक लगता है? यस। क्लॉक का काम क्या है? ट्रिगर, उसको पल्सेस देना। अब प्रोसेसर कोई इंसान नहीं है, लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रोसेसर इज एज डेड एज दिस बोर्ड। अब मेरे को बताओ, क्या ये बोर्ड को पता है वो कितने सालों से इधर अटका हुआ है? उसके लिए एक दिन, एक साल, एक ही बात है। यही प्रोसेसर की भी बात है, उसमें कोई जान नहीं है। उसको नहीं समझ में आता कि टाइम पास हुआ है। उसके लिए 1 मिनट हो, 1 साल हो, उसके लिए एक ही बात है। तो अगर हमने प्रोसेसर को एक प्रोग्राम दिया है, उसमें उसको बहुत सारे ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है? सारे एक साथ तो नहीं करेगा, 1 बाय 1 करेगा, बराबर। अब एक ऑपरेशन खत्म हुआ, अब अगला ऑपरेशन प्रोसेसर कब करेगा? जब उसका मूड आए? नहीं, जब उसको एक ट्रिगर मिलेगा। ये ट्रिगर मिलता है क्लॉक पल्सेस से। क्लॉक का हर पल्स प्रोसेसर को ट्रिगर देते हैं एक नया एक्टिविटी करने के लिए। इसके लिए क्लॉक के ट्रिगर्स पे प्रोसेसर का स्पीड डिपेंडेंट होता है। जितना हाई फ्रीक्वेंसी का इधर क्लॉक देंगे, उतना फास्ट प्रोसेसर काम करेगा। 8085 क्या फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं? 3 मेगाहर्ट्ज। इसको हम आज के प्रोसेसर से कंपेयर नहीं कर सकते। आज के प्रोसेसर्स काम करते हैं 3 गीगाहर्ट्ज पे। गीगा मतलब बिलियन, ये 3 मेगाहर्ट्ज है, 3 मिलियन। तो आज के प्रोसेसर्स के हिसाब से स्लो है, मगर बाय इटसेल्फ ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। एक बार वापस बोलते हैं, 3 मेगाहर्ट्ज मतलब 3 मिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। 1 सेकेंड, इतने टाइम में 8085 3 मिलियन यानी 30 लाख ऑपरेशंस कर सकते हैं। मतलब इतने से टाइम में वो बहुत सारा काम कर सकते हैं। सो इट इटसेल्फ इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्रिस्टल से मिलती है। अब बात ये है कि 8085 को चाहिए 3 मेगाहर्ट्ज, मगर हम क्रिस्टल कनेक्ट करते हैं 6 मेगाहर्ट्ज का। ऐसा क्यों? क्योंकि 8085 को चाहिए 3 मेगाहर्ट्ज एट 50% ड्यूटी साइकिल। अब ये बात को समझते हैं, ड्यूटी साइकिल क्या होता है? ड्यूटी साइकिल क्लॉक का शेप डिसाइड करते हैं। ध्यान दो, अगर ये है यूनिट टाइम, इसको हम यूनिट टाइम बोलते हैं। इतने टाइम में एक सिग्नल, अगर सारे टाइम 1 है, ये पूरे यूनिट टाइम में ये सिग्नल 1 है, तो इसको हम क्लॉक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिगर नहीं दे पाएगा। ये तो कॉन्स्टेंटली 1 है, ये VCC हो गया, बराबर। वैसे ही अगर एक सिग्नल सारे टाइम 0 है,
तो उसको भी क्लॉक नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये भी ट्रिगर नहीं देगा, ये तो एक ही स्टेट में रहने वाला है, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड। तो अगर मैं बोलता हूं एक सिग्नल है जो क्लॉक है, क्लॉक न तो सारे टाइम 1 हो सकता है न तो सारे टाइम 0 हो सकता है, वो कुछ टाइम के लिए 1 होएगा, कुछ टाइम के लिए 0 होएगा। जब ये साइकिल रिपीट होएगा तो ट्रिगर 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 आते रहेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो ये ट्रिगर्स देगा। बात समझ में आया? अब ये तो क्लियर है कि अगर एक सिग्नल क्लॉक है तो वो थोड़े टाइम के लिए 1 रहना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए 0 रहना चाहिए, बराबर। वो कितने टाइम के लिए 1 है उसको बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। जैसे आप देख सकते हो ये आधे टाइम के लिए 1 है। आधे टाइम को अगर परसेंटेज के हिसाब से बोला जाए तो ये 50% ड्यूटी साइकिल है। बोलो बात समझ में आया? शाबाश। ये अराउंड 25% ड्यूटी साइकिल है, ये अराउंड 12.5% ड्यूटी साइकिल है, ये अराउंड 75% ड्यूटी साइकिल एंड सो ऑन। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, इन सब का ड्यूटी साइकिल अलग है, 50, 25, 12 ब्ला ब्ला, मगर इन सब क्लॉक्स का टाइम पीरियड एक ही है। दिख रहा है कि नहीं? टाइम पीरियड एक है, मतलब फ्रीक्वेंसी एक है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, बराबर। मतलब अगर ये 3 मेगाहर्ट्ज है तो ये भी 3 मेगाहर्ट्ज है, ये भी 3 मेगाहर्ट्ज, ये सारे 3 मेगाहर्ट्ज है, बराबर है कि नहीं? क्योंकि सबका टाइम पीरियड एक है, सबका फ्रीक्वेंसी सेम है। अब 8085 को खाली 3 मेगाहर्ट्ज नहीं चलेगा, उसको चाहिए 3 मेगाहर्ट्ज एट 50% ड्यूटी साइकिल, उसको खाली ऐसे दिखने वाला 3 मेगाहर्ट्ज चलेगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? हम जाते हैं मार्केट में, बॉम्बे में लैमिंगटन रोड इज आ मार्केट जहां पे ये सब मिलते हैं। वैसे आपके हर एक शहर में एक न एक ऐसे मार्केट होगा, या तो अमेज़ॉन है सबका मार्केट आप जाते हो मार्केट में, क्रिस्टल ऑर्डर करते हो। अब आपको क्रिस्टल मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए 3 मेगाहर्ट्ज तो 3 मेगाहर्ट्ज का भी मिल जाएगा, मगर जैसे आपने देखा 3 मेगाहर्ट्ज भी बहुत अलग अलग ड्यूटी साइकिल में आ सकते हैं। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको बराबर 3 मेगाहर्ट्ज एट 50% ड्यूटी साइकिल मिले, आपको शायद 75% मिले, आपको 80% मिले। तो आप क्या करोगे? इंस्टेड ऑफ बाइंग 3 मेगाहर्ट्ज आप सीधा खरीद लोगे क्रिस्टल ऑफ 6 मेगाहर्ट्ज। कितना? 6 मेगाहर्ट्ज। लेट इट बी ऑफ एनी रैंडम ड्यूटी साइकिल। आप दुकानदार को बोलो कोई भी ड्यूटी साइकिल होगा चलेगा, मेरे को खाली 6 मेगाहर्ट्ज होना चाहिए, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्रिस्टल 6 मेगाहर्ट्ज का है, ये कोई भी ड्यूटी साइकिल का हो सकता है, 50% का, 75% का, 10% का, फर्क नहीं पड़ता है। ये क्लॉक अंदर जाते इनटू अ टॉगल फ्लिप फ्लॉप। बोलो एक बार वापस, टॉगल फ्लिप फ्लॉप, जो इस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाय 2 करके 3 मेगाहर्ट्ज बनाएगा, बट एट 50% ड्यूटी साइकिल, जैसे 8085 को चाहिए था। अब ये बनता कैसे, इधर ध्यान दो। ये बच्चों को लगते है टॉगल फ्लिप फ्लॉप आ गया, ये क्या हो गया, डिवाइड बाय 2 कुछ बड़ी बात होगी। ये बहुत आसान बात है, ध्यान दो, 1 मिनट में समझ में आएगा। टॉगल फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करते हैं नहीं भी मालूम हो, नो प्रॉब्लम, नाम से ही समझ में आ जाता है। ये जो शब्द है टॉगल, टॉगल मतलब उल्टा करना, वापस बोलो, उल्टा करना। तो अगर टॉगल फ्लिप फ्लॉप में अभी 1 है, थोड़ी देर के बाद आउटपुट 0 हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद आउटपुट 1 हो जाएगा, इसको बोलते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ये टॉगल करते हैं मतलब उल्टा करते रहते हैं आउटपुट को। तो एक बार वापस बोलो, थोड़ी देर के लिए आउटपुट 1 है, अब 1 के बाद क्या हो जाएगा, 0। कब होएगा? जब उसका मूड आएगा? नहीं, जब उसको एक क्लॉक मिलेगा। एक क्लॉक के बाद 0 होएगा, फिर एक क्लॉक के बाद 1 होएगा, फिर एक क्लॉक के बाद 0 होएगा। बोलो बात समझ में आया? इसको इधर देखते हैं, इधर देखते हैं। अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कैसे रैंडम ड्यूटी साइकिल 50% ड्यूटी साइकिल बनते हैं। ध्यान दो, ये है X1 X2, X1 X2 जिसपे हमारा क्रिस्टल कनेक्टेड है, इससे एक रैंडम ड्यूटी साइकिल आ रहा है। कोई भी एक नंबर बोलो जो आपके मन में है, कोई भी नंबर, चलो 90, सपोज आपने 90 बोला। ये है 90% ड्यूटी साइकिल क्लॉक। डू यू अग्री? ये आ रहा है आपका 90% क्लॉक। इसको हम बनाने जा रहे हैं 50%। देखो कैसे बनाएगा। टॉगल फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा? पहले पल्स पे आउटपुट को हाई रखेगा, ये उसने हाई रखा, बराबर। अगले पल्स पे आउटपुट को लो करेगा, ये उसने लो किया, बन गया, खत्म। अगर आप समझदार हो तो हो गया, काम खत्म। एक पल्स में हाई, एक पल्स में लो, मतलब जितने टाइम के लिए हाई है उतने ही टाइम के लिए लो है, मतलब ये कंफर्म 50% ड्यूटी साइकिल है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? बोला था ना 1 मिनट के अंदर समझ में आएगा। ये कितना परसेंट है? 90%। 90 हो, 40 हो, 30 हो, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उसका ड्यूटी साइकिल यूज नहीं कर रहे हैं, हम पूरा क्लॉक पल्स यूज कर रहे हैं। एक पल्स के लिए आउटपुट हाई है,
एक पल्स के लिए आउटपुट लो है। चलो एक और बार वापस करो साथ में। अगले पल्स के लिए आउटपुट क्या होएगा? हाई। अगले पूरे पल्स के लिए आउटपुट क्या होएगा? लो। ये देखो आपके आंखों के सामने 90% ड्यूटी साइकिल 50% ड्यूटी साइकिल बन गया। बोलो बात समझ में आया? मगर एक पल्स बनाने के लिए हमने 2 पल्सेस यूज किए हैं, यानी कि हमारा फ्रीक्वेंसी हाफ हो गया है। इसके हर 2 पल्स में हमारा 1 पल्स बन रहा है, इसके हर 6 पल्स में हमारे 3 पल्सेस बनेंगे, इसके 6 मेगाहर्ट्ज में हमारा 3 मेगाहर्ट्ज बनेगा। दिस इज हाउ 6 मेगाहर्ट्ज बिकम्स 3 मेगाहर्ट्ज एट 50% ड्यूटी साइकिल। बोलो बात समझ में आई? पक्का? एक बार वापस करके देखते हैं फटाफट मेरे को बताओ। सपोज ये क्रिस्टल कोई और ड्यूटी साइकिल का है, जो ड्यूटी साइकिल मन में है। किसी ने बोला अभी 10%, कोई बात नहीं, ये है 10% ड्यूटी साइकिल, 10%। हमको उसके ड्यूटी साइकिल से कोई कंसर्न ही नहीं है। हम एक पल्स के लिए आउटपुट को हाई रखेंगे, अगले पल्स के लिए लो रखेंगे, अगले पल्स के लिए हाई रखेंगे, अगले पल्स के लिए लो रखेंगे। हमारा बन गया 50% ड्यूटी साइकिल। मगर हर 2 पल्स के लिए हम 1 पल्स बना रहे हैं, तो हमारा फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगा। प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? तो ये होता है 8085 के अंदर, और इससे बनते हैं हमारा सिस्टम क्लॉक 3 मेगाहर्ट्ज एट 50% ड्यूटी साइकिल। इज दिस क्लियर? अब 8085 हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। मैंने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बोला था, कंप्यूटर में खाली माइक्रो प्रोसेसर नहीं होते, रैम चिप्स होते हैं, रोम चिप्स होते हैं, आईओ चिप्स होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। जैसे सब्जेक्ट पढ़ोगे, पूरा डिजाइनिंग करोगे, डिजाइनिंग करते वक्त हम मदरबोर्ड बनाते हैं, इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड भी कम पड़ जाता है, इतना बड़ा डायग्राम है वो। एनीवे, तो उसमें बहुत सारे चिप्स होते हैं। हर चिप को एक्टिविटीज करने हैं, हर चिप को ट्रिगर्स लगेंगे, यानी कि हर चिप को लगेगा क्लॉक। सबके लिए अलग अलग क्लॉक थोड़ी बनाएंगे, एक ही क्लॉक पूरा सिस्टम यूज करेगा, सो दैट सारे के सारे चिप्स सिंक्रोनाइज्ड हो, सबका स्पीड एक साथ ऑन ऑफ हो। आर यू क्लियर? उसके लिए जो क्लॉक म्यूपी खुद यूज करते हैं, वही क्लॉक वो दूसरे चिप्स को बाहर देते ऑन दिस सिग्नल कॉल्ड क्लॉक आउट। ये तो बच्चों अगर मैंने नहीं बोला होता तो खुद भी समझ में आ जाता है, ये तो नाम से ही समझ में आता है। क्लॉक आउट, ये है क्लॉक इनपुट x1 x2, ये है क्लॉक आउट जो दूसरे चिप्स को जाएगा। आर यू क्लियर? एज सिंपल एज दैट। तो ये जो सिस्टम क्लॉक उसने बनाया 3 मेगाहर्ट्ज वाला, यही क्लॉक 8085 खुद भी वापरेगा, यूज करेगा और दूसरों को भी देगा ऑन द सिग्नल कॉल्ड क्लॉक आउट। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल सीखने जा रहे हो, पे अटेंशन। ये मैंने इतने सालों में कई बार अकेला ये सिग्नल को 5 मार्क का क्वेश्चन के हिसाब से आते हुए देखा है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ रेडी सिग्नल, कभी 1 मार्क के लिए भी आता है। इसका एक पंच वर्ड है, एक वर्ड है जो एग्जामिनर को चाहिए। कौन सा वर्ड? स्लोअर डिवाइसेस। रेडी सिग्नल, इसका इंग्लिश में आंसर है, रेडी सिग्नल इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द म्यूपी विथ स्लोअर डिवाइसेस। अब इसका मतलब क्या है? म्यूपी बहुत तेज है, सुन रहे हो? हमारे कंप्यूटर में आज अगर हम नया कंप्यूटर खरीदते हैं, आता है सिस्टम वर्किंग है 3 गीगाहर्ट्ज, तो ये मत समझना कि पूरा कंप्यूटर 3 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है। खाली माइक्रो प्रोसेसर है जो 3 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहे हैं, बाकी के अलग अलग डिवाइसेस अपने अपने स्पीड पे काम करते हैं। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, SRAM सेकेंड फास्टेस्ट डिवाइस होता है म्यूपी के बाद, क्योंकि उसमें यूज होते हैं फ्लिप फ्लॉप। फिर आता है DRAM जिसमें कैपेसिटर यूज होते हैं, वो और स्लो होता है। फिर आते हैं ROM, फिर आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज जिनमें घूमना पड़ता है, CD DVD, याद है कि नहीं? और फिर सबसे एंड में आते हैं IO डिवाइसेस, यानी कि प्रिंटर या प्लॉटर या कीबोर्ड। कीबोर्ड थोड़ी 3 गीगाहर्ट्ज पे काम करते हैं, हम थोड़ी 3 बिलियन कीज इन अ सेकंड प्रेस करते हैं, ना तो प्रिंटर 3 बिलियन कैरेक्टर्स इन अ सेकंड प्रिंट करते हैं। तो ये सब डिवाइसेस बहुत स्लो हैं, एज कम काम करते हैं। एनीवे, तो अगर आप एक सॉन्ग, गाना पेन ड्राइव पे स्टोर करते हो या वही गाना को CD में राइट करते हो, बहुत फर्क है। पेन ड्राइव में सेकेंड्स में स्टोर हो जाता है, CD में 2, 3, 4, 5 मिनट लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन द CD ड्राइव। पते की बात क्या है? माइक्रो प्रोसेसर तो वही है, गाना भी वही है, मगर जब म्यूपी पेन ड्राइव के साथ काम करता है तो पेन ड्राइव के स्पीड पे काम करता है कि नहीं? जब CD के साथ काम करते हैं तो CD के स्पीड पे काम करते हैं। म्यूपी थोड़ी हर वक्त अपने स्पीड पे काम करेगा, बोलेगा मैं तो 3 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहा हूँ, स्पीड डेटा पकड़ सकते हो तो पकड़ो। ऐसे होगा तो सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। सो हमको म्यूपी को स्लो डाउन करना पड़ता है टू मैच विद द स्पीड ऑफ द रिस्पेक्टिव डिवाइस, जो डिवाइस के साथ हम काम कर रहे हैं। आर यू क्लियर?
वो करने के लिए ये पिन काम आता है, बहुत काम का पिन है। अब नाम से ही समझ जाते हैं रेडी, मतलब ये पिन बता रहा है वेदर समवन इज रेडी और नॉट, कोई चीज रेडी है या नहीं। खुद का दिमाग लगा के बोलो, म्यूपी डिवाइसेस को बोलेगा वेदर म्यूपी इज रेडी, या डिवाइसेस म्यूपी को बोलेंगे? ऑब्वियसली म्यूपी थोड़ी किसी को बोलेगा, म्यूपी तो काम कर रहे हैं। डिवाइसेस का काम है म्यूपी को बताना वेदर दे आर रेडी और नॉट। आर यू क्लियर? अगर कोई डिवाइस रेडी है तो रेडी सिग्नल होगा 1। म्यूपी रेडी सिग्नल चेक करते हैं हर ऑपरेशन में। अब देखा 1 है, ठीक है, म्यूपी डेटा भेजेगा, 1 है डेटा भेजेगा, 1 है डेटा भेजेगा। जैसे ही रेडी सिग्नल हो गया 0, म्यूपी समझ जाता है कि जो डिवाइस पे हमको डेटा भेजना है वो डिवाइस इस वक्त रेडी नहीं है। म्यूपी इमीडिएटली एंटर करेगा वेट स्टेट। जैसे ही रेडी सिग्नल 0 हो जाता है, म्यूपी एंटर्स वेट स्टेट। ये इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, म्यूपी एंटर्स वेट स्टेट। कहने का मतलब है म्यूपी सब काम छोड़ के रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि डिवाइस अभी रेडी नहीं है। वेट स्टेट में रह के भी म्यूपी बार बार रेडी सिग्नल को चेक करते रहेगा। जैसे ही उसको दिख गया रेडी सिग्नल 1 हो गया, इमीडिएटली म्यूपी विल कम आउट ऑफ वेट स्टेट, यानी कि म्यूपी ये वेट स्टेट से बाहर आ जाएगा और अगला डेटा भेजेगा। अगला डेटा भेजने के बाद दोबारा से म्यूपी चेक करेगा रेडी सिग्नल, अभी भी 1 है तो नेक्स्ट डेटा भेजेगा, अभी भी 0 हो गया, अगेन म्यूपी वेट स्टेट में जाएगा। मतलब मैं एक स्लो डिवाइस हूं, आप म्यूपी हो, आप मेरे को डेटा भेजना चाहते हो, मैं आपको बताऊंगा मैं रेडी हूं या नहीं। जब जब मैंने बोला रेडी हूं तब तब आप डेटा भेजोगे, जब मैंने बोला मैं रेडी नहीं हूं आप क्या करोगे? वेट स्टेट में जाओगे, और ये स्टेट से बाहर तब निकलोगे जब मैं आपको कहूंगा मैं रेडी हूं। इससे गारंटीड होता है कि डेटा आप मुझे तभी भेजोगे जब मैं रेडी हूं। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, ये सिग्नल्स के डायरेक्शंस बाय हार्ट करते हैं। इसमें बाय हार्ट करने का क्या है? क्लॉक आउट, नाम से ही समझ में आता है ये क्लॉक बाहर जाएगा। रेडी, जैसे मैंने कहा म्यूपी थोड़ी किसी को बताएगा, डिवाइसेस म्यूपी को बताएंगे कि वो रेडी है या नहीं। तो रेडी सिग्नल म्यूपी के अंदर आएगा। प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आया? अब वैसे ही 2 और सिग्नल है जो बहुत आसान है, नाम से समझ में आ जाने चाहिए। रीसेट इन बार, बार का मतलब होता है एक्टिव लो। ये सिग्नल तब काम करेगा जब वो 0 होएगा। नॉर्मली सिग्नल तब काम करते हैं जब वो 1 होते हैं। ये एक्टिव लो सिग्नल 0 पे काम करते हैं। एनीवे, एक्टिव लो की बात मैं बाद में करूंगा। तो ये सिग्नल का नाम है रीसेट इन और इसका नाम है रीसेट आउट। आप खुद ही बोलो कौन सा सिग्नल म्यूपी को रीसेट करेगा, कौन सा सिग्नल बाकी के सर्किट को रीसेट करेगा, खुद ही समझ में आ जाता है। रीसेट इन बार म्यूपी को रीसेट करते हैं। ये किधर से आता है? हमारे हाथों से। ये है हमारा मैनुअल रीसेट बटन। जब हमने ये बटन प्रेस किया तो ये ग्राउंड इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अभी कनेक्टेड नहीं है, जब हम, ये हमारी फिंगर है, इसे हम बटन को प्रेस करते हैं, जो हमने बटन को प्रेस किया ये 0 इधर आएगा। रीसेट इन बार, बार यानी कि एक्टिव लो, मतलब ये 0 पे एक्टिवेट होता है, तो इससे इमीडिएटली म्यूपी रीसेट होएगा। अब आप मेरे को बताओ, आपके हमारे कंप्यूटर में, फोन में रीसेट बटन होता है, बराबर? जब हम वो रीसेट बटन प्रेस करते हैं, हमारा इंटेंशन क्या है? खाली म्यूपी को रीसेट करना या पूरे कंप्यूटर को? सीधी बात है, पूरा कंप्यूटर। खाली म्यूपी थोड़ी रीसेट होएगा, फिर प्रिंटर के लिए अलग रीसेट, मॉनिटर के लिए अलग रीसेट, माउस के लिए अलग, ऐसे थोड़ी करते हैं हम। एक रीसेट दबाते हैं, उससे पूरा सिस्टम रीसेट हो जाना चाहिए। तो उसका आइडिया ये है, जैसे ही म्यूपी रीसेट होगा इमीडिएटली म्यूपी एक सिग्नल देगा रीसेट आउट, जो बाकी के पूरे सर्किट पे कनेक्ट होएगा। जिस जिसको रीसेट करना है वो सब ये सिग्नल से रीसेट होंगे। बोलो बात समझ में है? एक बार वापस बोलता हूं, ये हमने रीसेट बटन दबाया, ये हमने म्यूपी को रीसेट किया। जैसे ही म्यूपी रीसेट हो गया वो एक रीसेट आउट देगा, जिससे सारे बाकी के डिवाइसेस रीसेट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो रीसेट इन बार म्यूपी के अंदर जाते हैं, रीसेट आउट बाहर जाता है। अभी तक के ये सारे सिग्नल समझ में आए? नेक्स्ट, अब ये बड़ा सिग्नल है, पे अटेंशन। ALE, इसका एक्सप्लेनेशन लंबा है। ALE का फुल फॉर्म है एड्रेस लैच एनेबल। एक बार दोबारा बोलो, एड्रेस लैच एनेबल। आपने आर्किटेक्चर वीडियो में देखा होगा, A0 to A7 और D0 to D7 एड्रेस बस का जो छोटा हिस्सा है, लोअर पार्ट, लोअर बाइट ऑफ एड्रेस बोलते हैं, A0 to A7 और D0 to D7 जो डेटा बस है 8 बिट का। याद है ना ये बात है? डेटा बस कितने बिट का है? 8 बिट। एड्रेस बस कितने बिट का है? 16 बिट। तो
एड्रेस बस को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, A0 to A7, A8 to A15। नहीं कंफ्यूज मत हो, कोई बात नहीं। इधर देखो, ये है हमारा एड्रेस बस A0 to A15। इसको मैं दो हाफ्स में डिवाइड कर रहा हूं, A0 to A7, A8 to A15। बात समझ में आए? तो ये हुए 16 लाइन। ये है हमारा डेटा बस D0 to D7। तो 16 और 8 अगर हम गिने तो 24 लाइन होने चाहिए, 24 पिन होने चाहिए। मगर इंटेल ने ये रियलाइज किया, जब इंटेल ने ये चिप बनाया, कोई भी ऑपरेशन में हम एड्रेस और डेटा एक साथ नहीं देते हैं, हमेशा पहले एड्रेस देते हैं फिर डेटा देते हैं। याद है कि नहीं? इंट्रोडक्शन वीडियो में भी हमने ये देखा है, कोई भी ऑपरेशन में पहले एड्रेस जाता है फिर डेटा जाता है। तो अगर हम इनको बारी बारी देने वाले हैं तो दो अलग बस में देने के बदले एक ही बस में अगर हमने दोनों को भेज दिया, एड्रेस एंड डेटा को, तो इससे हमारे पिंस कम होंगे। इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, कंबाइनिंग। मल्टीप्लेक्स शब्द का मतलब होता है बहुत से एक में बनाना, कंबाइन करना। जैसे पुराने जमाने में थिएटर होते थे, एक थिएटर में एक पिक्चर लगती थी। आज मल्टीप्लेक्स है, एक साथ 4, 5, 6, 7, 8 अलग अलग पिक्चरें लगती है, जितना बड़ा मल्टीप्लेक्स हो। आर यू क्लियर? तो सेम थिंग, A0 to A7, D0 to D7, ये दोनों को मल्टीप्लेक्स किया हुआ है एक बस बनाने के लिए, जिसका नाम है AD0 to AD7। और ये बस ऐसे का ऐसे ही है, A8 to A15। ये बस में हमेशा एड्रेस ही होगा। ये बस में कभी एड्रेस आ सकता है, कभी डेटा आ सकता है, बारी बारी। तो अगर मैंने ये बस को हाथ में लिया, इसमें से जो मेरे को 8 बिट वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू या तो एड्रेस हो सकता है या तो डेटा हो सकता है। तो हमको कैसे समझ में आएगा वो एड्रेस है या डेटा है? शाबाश, ALE, ये आर्किटेक्चर में मैंने सिखाया है। ALE एक सिग्नल है जो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। अगर ALE 1 है तो उस वक्त इस बस में एड्रेस है, और अगर ALE 0 है तो उस वक्त ये बस में डेटा है। बोलो, ये बात समझ में आया? ALE डिसाइड करता है कि हमारे मल्टीप्लेक्स बस में इस वक्त एड्रेस है या डेटा है। बोलो, इधर तक समझे कि नहीं? अब ये चीज को हम सर्किट में बहुत जगहों पे यूज करते हैं। एक बार मेहनत करके सीख लो, फिर ये चीज 10 जगहों पे बनाना है कम से कम, और हर बार बनाने में इजी होएगा। एक बार बस खाली ये मेहनत कर लो। ये है हमारा म्यूपी। म्यूपी से ध्यान दो अजीत, बराबर से जूम कर। ये है AD0 to AD7, हमारा मल्टीप्लेक्स बस। ये बस जाता है एक डिवाइस में जिसको बोलते हैं लैच। लैच क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं। ये एक बस है, ठीक है? ये बस में लैच नहीं है। मैंने इधर से 25 भेजा, इधर से 25 बाहर आएगा। 2 मिनट के बाद मैं ये बस को देखूं तो बस में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जो आया वो गया। बट अगर मैंने ये बस में लैच डाल दिया, अब मैंने इधर से 25 भेजा, इधर से 25 ही निकलेगा, मगर वो वैल्यू स्टोर हो चुका है। किसमें? लैच में। मैंने 25 भेजना बंद कर दिया तो भी चलेगा, अब लैच 25 देगा, क्योंकि लैच ने वो वैल्यू को स्टोर कर दिया है। बोलो, बात समझ में आए? लैच करता क्या है? पकड़ लेता है, स्टोर कर लेता है। अब ये चीज को हम कैसे यूज करते हैं, ध्यान से देखो। ये मल्टीप्लेक्स बस है, इसमें एड्रेस भी आता है, डेटा भी आता है, बराबर। ये बस को हम देते हैं लैच के अंदर। लैच में 2 सिग्नल है। पहला सिग्नल है OC बार, आउटपुट कंट्रोल। बार है मतलब एक्टिव लो है, मतलब एनेबल करने के लिए उसको 0 मिलना चाहिए, तो उसको हम ग्राउंड देते हैं। ग्राउंड से 0 मिलते हैं, ये परमानेंटली ग्राउंडेड होता है। इसमें सीखने का कुछ नहीं है, ये फॉर्मेलिटी है, बनाना है। जो काम का सिग्नल है वो ये है, इस पे सब एक्टिविटी होती है। इसका नाम है गेट, दरवाजा, गेट। गेट सिग्नल या तो 1 होएगा या तो 0 होएगा, बराबर ना? एक पिन है, पिन का वैल्यू या तो 1 होएगा या तो 0 होएगा। ये गेट पे हम कनेक्ट करते हैं ALE। अब मजा देखो, जब ALE होता है 1, बस में होता है एड्रेस, बराबर। ये 1 गेट में जाता है। गेट का प्रिंसिपल ये है, जब गेट 1 है तो ये लैच का दरवाजा खुलता है, इसमें वैल्यू अंदर आना अलाउड होता है। कब? जब गेट 1 है। तो जब गेट 1 है यानी कि ALE 1 है, बस में क्या है? एड्रेस। ये एड्रेस लैच ने पकड़ लिया, पकड़ लिया, हाँ, ऐसे ही पास नहीं हुआ, पकड़ लिया। अब लैच इधर से प्रोड्यूस करेगा एड्रेस, मतलब A0 to A7। बोलो, बात समझ में आया?
तो जब ALE 1 है, इधर भी एड्रेस है, इधर भी एड्रेस है, इधर भी एड्रेस है, ये एज गुड एज नॉट देयर, जैसे एक जैसे डिवाइस हो ना हो एक ही बात है। मगर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वैल्यू खाली पास नहीं हुई है, वो स्टोर होके पास हुई है। अब चीजें पूरी तरह से बदल जाएंगी जब ALE बन जाएगा 0। इसको मैं ऐसे बता देता हूं सिंपली, पहले 1 था, अब बन गया 0। अब बोलो क्या होएगा। जब ALE 0 हुआ यानी कि गेट 0 हुआ, जब गेट 0 हुआ तो ये गेट बंद हो गया, लैच का दरवाजा बंद। अब इनपुट पे जो भी है वो कितनी भी कोशिश करे लैच के अंदर जा नहीं सकते। इनपुट पे क्या है, जब ALE 0 होता है तो बस में डेटा आ जाता है, डेटा फुल ट्राई करेगा मगर लैच के अंदर जा नहीं सकता क्योंकि दरवाजा बंद हो गया है। तो डेटा को फिर इधर से बाहर निकलना पड़ेगा, तो इधर से निकलेगा डेटा D0 to D7। बात समझ में आया। लैच से क्या बाहर निकलेगा, लैच में अंदर तो कुछ नहीं आ रहा है, मगर पहले जो एड्रेस आया था वो स्टोर हो गया था। याद है मैंने बोला मैं भेजना बंद करूं तो भी लैच अपना वैल्यू भेजेगा क्योंकि उसने वैल्यू स्टोर कर दिया है। तो लैच ने क्या स्टोर किया है, एड्रेस। लैच से अभी भी एड्रेस बाहर निकलेगा जबकि ये बस से डेटा बाहर निकलेगा, यानी कि हमने मल्टीप्लेक्स बस में से एड्रेस एंड डेटा को अलग अलग कर दिया है। पहले कंबाइन किया था, कंबाइन क्यों किया था, म्यूपी के पिंस कम करने के लिए, वरना इधर एड्रेस के 8 और डेटा के और 8 पिन होते थे। वो पिंस कम करने के लिए हमने एड्रेस एंड डेटा को कंबाइन किया। ये देखो ये देखो, ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम की कैपेसिटी 200 स्टूडेंट्स है बाय द वे। ये दरवाजा है, 200 बच्चों को अंदर आना है, मगर 200 बच्चों के लिए मैं 200 दरवाजे तो बनाऊंगा नहीं, दरवाजा एक ही है, एक के पीछे एक बच्चे अंदर आएंगे। अब अंदर आने के बाद एक के ऊपर एक थोड़ी बैठेंगे, अंदर आके सेपरेट हो जाएंगे। बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाजा है, बट बाहर निकल के सेपरेट हो जाएंगे, अपने अपने घर पे जाएंगे। ये दरवाजा है म्यूपी का। एड्रेस एंड डेटा दोनों को बाहर निकलना है, मगर दोनों के लिए अलग अलग दरवाजा थोड़ी बनाएंगे। एक दरवाजा बनाए, इसमें से एड्रेस भी निकलेगा, डेटा भी निकलेगा। जब एड्रेस निकलेगा वो एड्रेस लैच कैप्चर कर देगा, फिर लैच बोलेगा कोई बात नहीं, मैं एड्रेस देता हूं, तुम इधर से डेटा दो। डेटा लैच कैप्चर नहीं करेगा क्योंकि डेटा के टाइम पे ALE का वैल्यू 0 होएगा। तो ये सब करने के लिए कौन सा सिग्नल काम आया, ALE। अब ALE का फुल फॉर्म एक बार बोलो, खुद समझ में आ जाएगा। एड्रेस लैच एनेबल, बिकॉज इट एनेबल्स लैचिंग ऑफ द एड्रेस। ये एड्रेस का लैचिंग करने में मदद करता है, इसके लिए इसका नाम है एड्रेस लैच एनेबल। ये लैच को दिया जाता है एनेबल करने के लिए उसी वक्त जब बस में एड्रेस हो। मतलब ये बस में पहले क्या था, एड्रेस, फिर क्या आया, डेटा। ये बस में पहले क्या था, एड्रेस, फिर क्या आएगा, एड्रेस। इसमें सारे टाइम खाली एड्रेस आएगा। आर यू क्लियर। कौन सा एड्रेस, A0 to A7। उसके साथ कंबाइन हो जाता है A8 to A15, क्योंकि वो तो मल्टीप्लेक्स है ही नहीं, उसमें तो वैसे भी सारे टाइम एड्रेस है। तो उससे बनता है हमारा फाइनल एड्रेस बस A0 to A15। बच्चों ये जो आप लोगों ने पिछले 10 मिनट में मेहनत की है, ये आपको बहुत जगहों पे काम आएगी। पूरे सब्जेक्ट में जितने भी सर्किट बनेंगे उसमें ये पार्ट बनेगा। आपने एक बार ये सीख लिया, दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है, बस एक रिवाइज करा रहा हूं। ये बस में सारे टाइम एड्रेस है तो उसमें कुछ सीखना नहीं है। ये बस में पहले एड्रेस आता है फिर डेटा आता है। जब एड्रेस आता है तब ALE का वैल्यू 1 होता है, वो गेट के पास जाते हैं, लैच एड्रेस को पकड़ के बाहर भेजते हैं, पहले पकड़ता है फिर बाहर भेजते हैं। फिर जब ALE का वैल्यू 0 होता है, बस में डेटा आता है, डेटा को एंट्री नहीं मिलेगा, डेटा नीचे से बाहर आएगा, लैच अभी भी एड्रेस देगा। तो ये बन जाता है प्योर एड्रेस बस, ये बन जाता है फुल अपना डेटा बस, A0 to A15, D0 to D7। बोलो बात समझ में आई। That is your multiplex bus and ALE। अब सबके डायरेक्शन में को प्यार से समझाओ। ये बस में एड्रेस है, एड्रेस हमेशा म्यूपी देता है, मतलब एड्रेस बाहर जाएगा। क्लियर। ये बस में एड्रेस है मगर डेटा भी है। एड्रेस तो हमेशा बाहर जाता है मगर डेटा कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। याद है इंट्रोडक्शन में बताया था। तो इसके लिए ये एड्रेस डेटा बस है, इसके लिए ये बाई डायरेक्शनल है। बोलो बात समझ में आया। ALE म्यूपी लैच को एनेबल करता है, लैच म्यूपी को एनेबल नहीं करता है। तो ALE म्यूपी से जाएगा लैच के पास, यानी कि ALE बाहर निकलेगा। आर यू क्लियर। तो ALE भी हुआ और ये मल्टीप्लेक्स बसेस भी हुए। बोलो बात समझ में आया। कुछ डिफिकल्ट है, कुछ नहीं। जैसे मैंने पहले भी बोला था, बच्चों को सीखना है। इतने जब स्टार्टिंग में 2-4 रिक्वेस्ट आते थे, मैं बोलता था ठीक है कोई बात नहीं मैनेज कर लेंगे। मगर जब हर रोज इतने रिक्वेस्ट आ रहे थे, सर प्लीज हिंदी में बनाओ, हिंदी में बनाओ, बोला ठीक है चलो बना देते हैं, कि बच्चों को सीखना है।
इंटरेस्ट है बस खाली लैंग्वेज की वजह से पीछे थोड़ी छूट रहना है, हमको भी सबको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब हिंदी में पढ़ रहे हैं, आई होप अभी तक के सारे सिग्नल समझ में आए। नहीं, कोई बात नहीं, रिवाइंड करो, वापस देखो, वीडियो देख रहे हो, रियल लाइफ थोड़ी है, रिवाइंड करके वापस देखो क्या हुआ, 20 मिनट ज्यादा लगा, कोई बात नहीं, पांचों उंगलियां सेम नहीं होती है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट समझ में आता है, मगर समझ में तब आएगा जब इच्छा है। जितनी बार ट्राई करो, इच्छा से पढ़ो, 100% समझ में आने वाला है। चलो अभी ये हो गया एड्रेस बस एंड डेटा बस। तीसरा बस कौन सा है? कंट्रोल बस, जिसमें आते हैं ये 3 प्राइमरी कंट्रोल सिग्नल्स, IO/M बार, रीड बार एंड राइट बार। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आर्किटेक्चर में दिया था, अगर याद हो। ये देखो, ये है म्यूपी, ये है मेमोरी, ये है IO। अब म्यूपी मेमोरी के साथ भी रीड कर सकते हैं, मेमोरी के साथ भी राइट कर सकते हैं, IO के साथ भी रीड कर सकते हैं, IO के साथ भी राइट कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आया? म्यूपी मेमोरी से डेटा लेगा, उसको बोलेंगे मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, IO रीड, IO राइट। मतलब कुल मिला के 4 ऑपरेशन हो सकते हैं, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, IO रीड, IO राइट। बोलो ये बात समझ में आया? अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया, और भी तरीके समझाने के, कोई बात नहीं, क्या होएगा, 1 मिनट ज्यादा लगेगा। अगर हम दोनों को इंटरेस्ट है पढ़ाने में और पढ़ने में, तो 100% बात समझ में आएगी। ये म्यूपी है, ये मेमोरी है, ये IO है। चलो ऐसे बना देता हूं। मेमोरी से डेटा लेने को बोलते हैं मेमोरी रीड, मेमोरी में डेटा भेजने को बोलते हैं मेमोरी राइट, IO से डेटा लेने को बोलते हैं IO रीड, IO में डेटा स्टोर करने को बोलते हैं IO राइट। अब बात समझ में आई? करेक्ट। तो ये 4 अलग अलग एक्टिविटी है। तो 4 एक्टिविटी करने के लिए म्यूपी को 4 कंट्रोल सिग्नल बनाने चाहिए, बट म्यूपी में 4 कंट्रोल सिग्नल नहीं है, म्यूपी में 3 है, रीड बार, राइट बार और IO/M बार। पहले इनको देखते हैं, IO/M बार, रीड बार और राइट बार। अजीत बराबर जूम करना। IO/M बार, IO/M बार, ये सिग्नल बोलते हैं कि ऑपरेशन IO पे है या मेमोरी पे है। बोलो बात समझ में आया? अब ये एक सिग्नल है, तो इसके वैल्यू खाली क्या या क्या हो सकते हैं? 0 और 1। शाबाश। अगर ये सिग्नल 0 है तो ऑपरेशन मेमोरी पे है, अगर ये सिग्नल 1 है तो ऑपरेशन IO पे। अब ये बात कैसे समझ में आई? IO/M बार है, कम ऑन, दिमाग लगाओ, M के ऊपर बार है, मतलब जो M है वो लो पार्ट है, एक्टिव लो पार्ट। बार का मतलब होता है एक्टिव लो, मतलब 0 पे काम करने वाला। तो 0 होएगा तो मेमोरी ऑपरेशन है, 1 होएगा तो IO ऑपरेशन है। प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आया? मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, दोनों मेमोरी ऑपरेशन है, तो दोनों में IO/M बार क्या होएगा? 0, क्योंकि दोनों मेमोरी ऑपरेशन है। IO रीड, IO राइट, ये दोनों IO ऑपरेशन है, तो इनमें IO/M बार 1 होएगा। बोलो इधर तक बात समझ में आया? अभी रीड बार, राइट बार बताते हैं कि रीड ऑपरेशन है या राइट ऑपरेशन है। ये सिग्नल बताते हैं IO ऑपरेशन है या मेमोरी ऑपरेशन है, ये दोनों बताते हैं रीड ऑपरेशन है या राइट ऑपरेशन है। अब दोनों एक्टिव लो है, मतलब दोनों 0 पे काम करेंगे। इतना तो समझ जाओ, दोनों साथ में 0 नहीं होंगे। म्यूपी एक ही टाइम पे रीड एंड राइट एक ही ऑपरेशन में नहीं कर सकते, या तो रीड करेगा या तो राइट करेगा। कोई बच्चे बोलते हैं नहीं सर मैं एक फाइल स्टोर कर रहा हूं, साइड में दूसरा फाइल ओपन कर रहा हूं। हाँ बेटा, आपको लग रहा है कि दोनों एक साथ हो रहे हैं, एक साथ नहीं हो रहे हैं। माइक्रो सेकेंड्स के लिए म्यूपी ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये, कितने के लिए? माइक्रो सेकेंड के लिए। माइक्रो सेकेंड 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड होता है, मतलब 1 सेकंड में मिलियन टाइम्स उसने दोनों पे काम किया है। तो देखने वाले को लगता है कि दोनों साथ में हो रहा है, एक्चुअली एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन हो रहा है। अब ये भी क्यों? इसका भी सिंपल आंसर है, जब हम रीड करते हैं तो डेटा बस से डेटा म्यूपी में अंदर आता है, जब राइट करते हैं तो डेटा बाहर जाता है। तो बेटा दोनों डायरेक्शन में साथ में कैसे जाएगा? दोनों डायरेक्शन में जाएगा तो आएगा कहां से? डेटा बस थोड़ी खुद का डेटा बना के दूसरों दोनों को देगा, या तो इधर से लेके म्यूपी को देगा या म्यूपी से लेके मेमोरी को देगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? तो एक टाइम पे या रीड होएगा या राइट होएगा। अगर रीड ऑपरेशन है तो रीड बार एक्टिव होएगा, यानी कि रीड बार 0 होएगा, उस वक्त राइट बार 1 होएगा। अगर राइट ऑपरेशन है तो राइट बार 0 होएगा और उस वक्त रीड बार 1 होएगा। दोनों में से एक टाइम पे एक ही सिग्नल 0 होएगा। बोलो बात समझ में आया? मेमोरी रीड, रीड ऑपरेशन है, तो रीड बार 0 होएगा, राइट बार 1 होएगा। मेमोरी राइट, राइट ऑपरेशन है, तो राइट बार 0 होएगा, रीड बार 1 होएगा। वैसे ही वापस IO रीड,
रीड ऑपरेशन है, शाबाश। रीड 0 होएगा, राइट 1 होएगा। आयो राइट, राइट ऑपरेशन है, राइट बार 0 होएगा, रीड बार 1 होएगा। बोलो टेबल समझ में आया? एक बार मैं अगर आपको बोलूं ये टेबल दोबारा से बना दो, मेरे सामने बना के बताओ, कम ऑन, चिल्ला के क्लियरली कॉन्फिडेंटली आंसर करना। मेमोरी रीड, मेमोरी रीड मेमोरी ऑपरेशन है, रीड ऑपरेशन है, राइट ऑपरेशन नहीं है। बोलो बात समझ में आया? मेमोरी राइट मेमोरी ऑपरेशन है मगर राइट ऑपरेशन है, रीड ऑपरेशन नहीं है। अब समझ में आ रही है बात? एक और बार, एक और बार बोलो, खुद बोलो तब समझ में आएगा, खुद आंसर दो। आयो रीड, आयो ऑपरेशन है तो ये सिग्नल 1 होएगा, क्योंकि आयो स्लैश एम बार 1 होते जब आयो ऑपरेशन होते। आयो रीड है, रीड ऑपरेशन है, मतलब रीड बार 0 होएगा, राइट बार 1 होएगा। और आयो राइट, आयो ऑपरेशन है मगर राइट ऑपरेशन है। बोलो बात समझ में आया? सो ये है आयो स्लैश एम बार, रीड बार, राइट बार का टेबल। अब ये टेबल से हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये सिग्नल सर्किट में यूज कैसे होते हैं वो देखो। आयो स्लैश एम बार, रीड बार, राइट बार दिया जाता है एक डिकोडर को। व्हाट इज टू व्हाट डिकोडर? 3:8 डिकोडर, चिप नंबर 74138। 3:8 डिकोडर में 3 लाइन अंदर आते हैं, ध्यान से सुनो। वो इनको डिकोड करते हैं, मतलब समझते हैं कि इनमें क्या पैटर्न आ रहा है, और जो पैटर्न आ रहा है उसके हिसाब से 8 अलग अलग आउटपुट बनाएगा। 8 क्यों बनाएगा बच्चों? क्योंकि 3 लाइन में 8 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशन आ सकते हैं? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, बराबर की नहीं? 3 इनपुट है तो 8 आउटपुट बनेंगे। तो जो कॉम्बिनेशन आएगा उसका सिग्नल एक्टिवेट करेगा। ये याद रखना, सारे आउटपुट्स एक्टिव लो होते हैं, मतलब जो भी आउटपुट सिलेक्ट होएगा उसका वैल्यू 0 होएगा। इज दैट क्लियर? ये आउटपुट के नंबर्स है Y0 to Y7। अगर 0 0 0 आया तो 0 एक्टिवेट होएगा। कम ऑन, ये तो खुद समझ में आता ना, आते कि नहीं? 0 0 1 आएगा तो 1 एक्टिवेट होएगा, 0 1 0 आएगा तो 2 एक्टिवेट होएगा, 0 1 1। ट्रूथ टेबल बनाओ, क्या बच्चे हो? 0 0 0 Y0, 0 0 1 Y1, 0 1 0 Y2, 0 1 1 Y3, ऐसे करते करते 1 1 1 Y7। मतलब नंबर को खाली पढ़ना है। 0 0 0 मतलब 0, 1 1 1 मतलब 7। समझ में आया कि नहीं? चलो स्टार्ट करो। मेमोरी रीड, जब यूपी ने किया मेमोरी रीड, क्या कॉम्बिनेशन आएगा? आयो स्लैश एम बार होएगा 0, क्योंकि मेमोरी ऑपरेशन है। रीड मतलब रीड बार 0 होएगा, राइट बार 1 होएगा, यानी कि कॉम्बिनेशन है 0 0 1। 0 0 1 पे एक्टिवेट होएगा Y1, तो Y1 बनेगा हमारा मेमोरी रीड बार। ये है हमारा फाइनल कंट्रोल सिग्नल जो हम डिजाइनिंग में, सर्किट डिजाइन्स में यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? मैंने आपको कहा था मैं खाली पिन का नाम और फुल फॉर्म नहीं बोलने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं वो यूज कैसे होता है। तो ये 3 सिग्नल से हम 4 कंट्रोल सिग्नल्स बनाते हैं, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आयो रीड, आयो राइट, जिसमें से मेमोरी रीड बन चुका है। अब मेमोरी राइट बताओ मेरे को अपने आप। मेमोरी राइट, मेमोरी है और राइट है, बराबर। 0 1 0 0 1 0 मतलब Y2, तो ये बन गया मेमोरी राइट। इज दैट क्लियर? वैसे ही आयो रीड, कम ऑन, आयो है और रीड है, राइट नहीं है, रीड है। 1 0 1 1 0 1 मतलब 5, तो Y5, ये जो 5 वाला सिग्नल है ये बनेगा आयो रीड। आर यू क्लियर? सब पे बार क्यों डाल रहा हूं? जैसे मैंने बोला सारे आउटपुट्स एक्टिव लो हैं, जो आउटपुट एक्टिवेट होएगा उसका वैल्यू 0 होएगा। और आखिरी वाला आयो राइट, खुद बोलो, खुद बोलो, आयो राइट 1 1 0 1 1 0 मतलब 6, Y6, सो ये बनेगा आयो राइट सिग्नल। इससे बनता है कंट्रोल बस। बात समझ में आया? जो बाकी के सिग्नल्स हैं वो कोई काम के नहीं है। क्यों नहीं है वो आप मेरे को खुद बोलो। Y0 कब बनेगा? जब कॉम्बिनेशन होएगा 0 0 0 0 0 0 का मतलब है रीड बार भी 0 है, राइट बार भी 0 है। भैया रीड बार राइट बार दोनों 0 होंगे तो ऑपरेशन हो ही नहीं सकते, म्यूपी एक टाइम पे दोनों एक्टिवेट कर ही नहीं सकते। मतलब Y0 कभी प्रोड्यूस ही नहीं होएगा, वो हिसाब से Y4 भी कभी प्रोड्यूस नहीं होएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन होएगा 1 0 0। सेम लॉजिक बचा Y3 एंड Y7। Y3 की बात कर लेते हैं।
Y3 के लिए कॉम्बिनेशन होना चाहिए 0 1 1 1 1, मतलब ना तो रीड बार एक्टिवेटेड है ना तो राइट बार एक्टिवेटेड है। उसका मतलब है म्यूपी को ना तो रीड करना है ना तो राइट करना है, मतलब म्यूपी को कुछ नहीं करना है। जब कुछ नहीं करना है तो वो सिग्नल से हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका मतलब ये कुछ नहीं करना है। तो 3 और 7 का भी कोई काम नहीं है। जो काम के सिग्नल्स है वो ये 4 है, Y1 Y2 Y5 Y6। बोलो समझ में आया? ये था IO/M बार, रीड बार, राइट बार। ये कौन से सिग्नल्स हैं? कौन से सिग्नल्स हैं? कंट्रोल सिग्नल्स। कौन कंट्रोल करते हैं पूरे सर्किट को? म्यूपी। मेमोरी थोड़ी म्यूपी को बोलेगा रीड करना है, म्यूपी मेमोरी को बोलेगा रीड करना है, म्यूपी आईओ को बोलेगा रीड करना है या राइट करना है। तो ये सिग्नल्स हमेशा म्यूपी देगा, ये बाहर जाएंगे म्यूपी से। बोलो बात समझ में आया? S1 S0 ये है स्टेटस सिग्नल्स। पूरे सब्जेक्ट में एक ही जगह पे ये काम आते हैं, टाइमिंग डायग्राम्स में। जब ऑपकोड फेच का टाइमिंग डायग्राम का वीडियो बनाएंगे तब इसका यूज और समझ में आएगा। अब खाली बता रहा हूं ये क्या है। S1 S0 को सिंप्लिसिटी के लिए पहले ही बोल रहा हूं, अपने समझने के लिए हमारे बीच में हम इसको प्रोनाउंस करेंगे S इनपुट S आउटपुट। एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में S1 S0 लिखना, बट समझ में आसान हो इसके लिए हम इसको बोलेंगे S इनपुट और S आउटपुट। अभी मेमोरी रीड ऑपरेशन है, मतलब उसमें म्यूपी को डेटा मिल रहा है, म्यूपी मेमोरी से रीड कर रहा है, बराबर। तो म्यूपी के लिए वो एक इनपुट ऑपरेशन है। तो S इनपुट 1 होएगा, S आउटपुट 0 होएगा। क्यों? क्योंकि ये इनपुट ऑपरेशन है। इनपुट ऑपरेशन में S इनपुट 1 होएगा, आउटपुट ऑपरेशन में S आउटपुट 1 होएगा। ये बता रहा है इनपुट ऑपरेशन है, ये बताता है आउटपुट ऑपरेशन है। तो मेमोरी रीड तो इनपुट ऑपरेशन है, तो ये इनपुट है, इसके लिए S इनपुट 1 होएगा। बोलो बात समझ में आया? मेमोरी राइट, खुद बोलो, ये चारों खुद ही भरने। अभी मेमोरी राइट इनपुट है या आउटपुट है? आउटपुट है, क्योंकि म्यूपी डेटा बाहर भेज रहे हैं, तो वो आउटपुट है। तो S आउटपुट 1 होएगा, S इनपुट 0 होएगा। बोलो बात समझ में आया? आईओ रीड म्यूपी डेटा आईओ से ले रहे हैं, मतलब म्यूपी के लिए ये इनपुट ऑपरेशन है। तो S इनपुट 1 होएगा, S आउटपुट 0 होएगा। आईओ राइट म्यूपी डेटा बाहर भेज रहे हैं, मतलब ये आउटपुट ऑपरेशन है। S आउटपुट 1 होएगा, S इनपुट 0 होएगा। प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये है S इनपुट S आउटपुट। इनका रोल जैसे मैंने कहा टाइमिंग डायग्राम्स में बहुत क्लियर होता है। अगर आपको अभी बहुत उत्सुकता है सीखने के लिए, ये बताते हैं कि ये नॉर्मल मेमोरी रीड है, ये ऑपकोड फेच है। मेमोरी रीड में इनका स्टेटस 1 0 होता है, ऑपकोड फेच में दोनों का स्टेटस 1 होता है। वो इकलौता साइकिल है जिसमें दोनों का स्टेटस 1 होएगा। तो वो चीज अब जब टाइमिंग डायग्राम में और डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अब मेरे को खाली बताना था कि ये करते क्या है। ये बताते हैं कि वेदर इट्स एन इनपुट ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन। इज दैट क्लियर? अच्छा, कौन डिसाइड करेगा कि इनपुट ऑपरेशन है या आउटपुट ऑपरेशन है? सर्किट डिसाइड करेगा या म्यूपी? तो ये भी म्यूपी बाहर देगा। आर यू क्लियर? दो बड़े ही सिंपल सिग्नल्स SID एंड SOD, तो 1 मिनट में समझने वाले हैं। सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा। दोबारा बोलो। सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा। जो इनपुट है वो अंदर जाएगा, आउटपुट है बाहर जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये है सीरियल कम्युनिकेशन। अब दुनिया में 2 किस्म के कम्युनिकेशन होते हैं, सीरियल एंड पैरेलल। अगर हम एक बिट करके भेज रहे हैं, 1 बिट एट अ टाइम, तो उसको बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन। अगर हम एक साथ मल्टीपल बिट्स भेज रहे हैं तो उसको बोलते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन। हमारा डेटा बस 8 बिट्स का है, उसमें हम एक साथ 8 बिट्स भेजते हैं, तो वो है पैरेलल कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली फास्टर क्या होएगा, पैरेलल या सीरियल? पैरेलल, क्योंकि उसमें हम मल्टीपल बिट्स एक साथ भेज रहे हैं। सीरियल कम्युनिकेशन में एक एक करके भेज रहे हैं तो ऑब्वियसली स्लोअर होएगा। तो फिर बच्चे बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन क्यों यूज होता है? क्योंकि सस्ता होता है। सीरियल कम्युनिकेशन में एक लाइन लगता है भेजने को, एक लाइन लगता है रीड करने को। पैरेलल कम्युनिकेशन में मल्टीपल लाइंस लगते हैं। तो अगर डिस्टेंस छोटा है, इधर से इधर खाली भेजना है, तो पैरेलल करो। एक लाइन के बदले 8 लाइन कनेक्ट करोगे, क्या होएगा? इतने से वायर में क्या कॉस्ट आएगा? मगर जैसे ही हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं, मीटर्स, किलोमीटर्स, इंटरसिटी, इंटरस्टेट, क्रॉस कंट्री कम्युनिकेशन, उसमें अगर हम पैरेलल करेंगे तो हमको बहुत सारे वायर्स ओवर किलोमीटर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स भेजने पड़ेंगे। उसमें तो बहुत बड़ा कॉस्ट का फर्क आ जाएगा एज कंपेयर टू सीरियल कम्युनिकेशन जो एक वायर में होएगा। प्लस वायरलेस कम्युनिकेशन करना है, उसमें भी फर्क पड़ता है। ये सीरियल कम्युनिकेशन है, इसके लिए एक सिंगल ट्रांसमीटर है जो डेटा भेज रहा है।
पैरेलल होता तो इधर 8 ट्रांसमीटर लगते थे, उधर 8 रिसीवर लगते थे। डू यू अंडरस्टैंड कॉस्ट कितना बढ़ जाता था? दो वायरलेस है तो भी बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, सीरियल कम्युनिकेशन पैरेलल कम्युनिकेशन से सस्ता पड़ता है। तो म्यूपी में दोनों ऑप्शन है। डेटा बस से हम पैरेलल कम्युनिकेशन कर सकते हैं और SID SOD से सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये बहुत काम का है, आगे जाके आएगा। सिम रिम इंस्ट्रक्शन जब पढ़ेंगे उसके ऊपर 2 खतरनाक प्रोग्राम आते हैं, स्क्वायर वेव जनरेशन प्रोग्राम, फिर सीरियल कम्युनिकेशन प्रोग्राम। दोनों के वीडियोस हम बनाने वाले हैं, इंग्लिश में तो ऑलरेडी बने हुए, हिंदी में भी बनाने वाले हैं। उसमें ये दोनों पिन्स के ऊपर प्रोग्रामिंग होगी। अभी के लिए खाली इतना मेरे को बताना था कि ये पिन्स करते क्या हैं। ये यूज होते हैं सीरियल कम्युनिकेशन में, जो लॉन्ग डिस्टेंस में काम आता है बिकॉज सस्ता होता है। इज दैट क्लियर? डायरेक्शन नाम से ही समझ में आता है, सीरियल इनपुट डेटा, डेटा अंदर आएगा, सीरियल आउटपुट डेटा, डेटा बाहर जाएगा। बोलो इधर तक बात क्लियर? VCC एंड ग्राउंड 5 वोल्ट्स पावर सप्लाई। जस्ट सिंपल ट्रिविया। 8085 का नाम 8085 क्यों पड़ा? वैसे तो कोई ऐसे हार्डकोर डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इंटेल ने कोई ऐसे रीजन नहीं बनाया, मगर जितना भी पढ़ो ये बात क्लियरली समझ में आती है। 8 बिकॉज वो 8 वाला जो सीरीज चल रहा था, बिकॉज इट्स एन 8 बिट प्रोसेसर। पहले 1000 आया था, 4000, 4004, 8000 एटसेट्रा। तो ये 8 बिट प्रोसेसर, उसके लिए उसका जो सेकेंड लास्ट 8 है वो 8000 वाज द सीरीज दैट वाज गोइंग ऑन। और जो 5 है वो सिग्निफाई करते हैं 5 वोल्ट्स पावर सप्लाई। 8085 के पहले बना था 8080, जिसको आप अगर पढ़ोगे तो बिल्कुल सेम लगता है 8085। फर्क ये है कि ये था अर्ली 70s का ईरा, मतलब आज से 45-50 ऑलमोस्ट 50 इयर्स बैक। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, तभी तो बनना चालू हुआ था। तो हर कंपनी अपना लॉजिक 1 और लॉजिक 0 के लिए अलग अलग वोल्टेजेस प्रेफर करते थे। इंटेल पुट द फुट डाउन। इंटेल ने डिसाइड किया आज के बाद से दुनिया में लॉजिक 1 5 वोल्ट्स होएगा, लॉजिक 0 0 वोल्ट्स होएगा, द नॉर्मल TTL लॉजिक। उससे 8085 का ये 8080 का नाम बदल के 8085 कर दिया। दैट 5 सिग्निफाइंग दैट इट वर्क्स ऑन 5 वोल्ट्स पावर सप्लाई। दैट इज अ जनरल नॉलेज, मालूम था इसके लिए बता दिया। नाउ 2 सिग्नल्स हैं जो बाकी रहते हैं, इनका बहुत हैवी एक्सप्लेनेशन है। इनको हमने बहुत डिटेल में चैप्टर्स में पढ़ाए हैं इन इंग्लिश, हिंदी के वीडियोस में भी। इनके ऊपर एक पूरा इसके ऊपर वीडियो बनेगा और इसका एक पूरा वीडियो बनेगा। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है? इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR। एक बार वापस नाम ले रहा हूं। ट्रैप, RST 7.5, RST मतलब रीस्टार्ट, RST 6.5, RST 5.5 और INTR। ये लास्ट वाले को अभी मत देखो। ये 5 को बोलते हैं इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स म्यूपी के अंदर आते हैं। कौन देते हैं इंटरप्ट्स? डिवाइसेस। म्यूपी अपना प्रोग्राम कर रहा है, करते करते कोई ना कोई डिवाइस को कुछ तकलीफ हुई, डिवाइस म्यूपी को एक सिग्नल भेजते हैं, वो सिग्नल को बोलते हैं इंटरप्ट। बड़े काम की चीज है, आगे जाके जैसे मैंने कहा इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनेगा। जैसे ही म्यूपी को इंटरप्ट आता है, म्यूपी अपना प्रोग्राम छोड़ता है और एक स्पेशल प्रोग्राम में जाता है जिसको बोलते हैं ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। दोबारा बोलो, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जिसमें म्यूपी ये जो डिवाइस को तकलीफ हो रही थी वो तकलीफ को सॉल्व करेगा। डिवाइस को अटेंशन चाहिए था, उसको अटेंशन देगा। एक बार वो काम खत्म हो गया, म्यूपी अपने प्रोग्राम में वापस आ जाता है अगले इंस्ट्रक्शन पे और उधर से कंटिन्यू करते हैं एज इफ कुछ हुआ ही नहीं। इसका सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है, मैं लेक्चर ले रहा हूं, आप में से किसी को डाउट है, अगर ये फिजिकल क्लासरूम हो या जो लाइव ऑनलाइन बैचेस होते हैं, आपको डाउट है, आप अपना हैंड रेस करते हो, इसका मतलब क्या हुआ? आपने मेरे को इंटरप्ट किया। मैं जो पढ़ा रहा था वो छोड़ के आपका डाउट सॉल्व करता हूं। अब डाउट सॉल्व हो गया, क्या करूं? लेक्चर को दोबारा से स्टार्ट करूं या कंटिन्यू करूं? बिल्कुल अगले पॉइंट से कंटिन्यू करके आगे बढ़ूंगा एज इफ कुछ हुआ ही नहीं। ये था रियल वर्ल्ड में सिंपल एग्जांपल। अगर और टेक्निकल एग्जांपल चाहिए, आप अपने फोन पे एक गेम खेल रहे हो, गेम खेलते खेलते आपको एक कॉल आया। कॉल क्या है? इंटरप्ट। क्या कॉल हमारे गेम का वेट करते हैं? गेम खत्म हो तो कॉल आएगा? नहीं। ये वीडियो शूट करते के टाइम पे हमेशा मैं एयरप्लेन मोड पे डालता हूँ, मैं भूल गया था, तो इसके पहले जो आपने देखा होगा एक छोटा सा ब्रेक हुआ था क्योंकि एक कॉल आया था, तो वी हैड टू स्टॉप द वीडियो। एनीवे, सो वो तो अभी सीधा सामने सामने इंटरप्ट का एग्जांपल आ गया। अजीत हंस रहा, उसकी गलती थी, उसने एयरप्लेन मोड पे नहीं डाला अभी। एनीवे, तो ये कॉल आया,
कॉल आपके गेम को रोक देगा, मतलब इंटरप्ट किया। हम जाते हैं ISR में, जो स्क्रीन पे कॉल दिखाता है, हम कॉल अटेंड कर रहे हैं, लंबा कॉल था, अटेंड किया, ध्यान दो, कॉल खत्म। अब क्या, कम बैक टू द गेम एंड कंटिन्यू। आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके बीच में आपको कॉल आया, वीडियो रुक गया, आपने कॉल अटेंड किया, कम बैक एंड कंटिन्यू एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा जब इंटरप्ट्स का टॉपिक पढ़ेंगे। आई वांटेड यू टू नो इंटरप्ट्स करते क्या है, बहुत काम की चीज़ है। इनकमिंग कॉल, इनकमिंग एसएमएसेस, ऑल नोटिफिकेशंस, बैटरी जब वीक होती है, फोन जब ओवरहीट होता है, कार में जब एक्सीडेंट होता है, जो एयरबैग खुलने का मैकेनिज्म होता है, ये सब इंटरप्ट से काम करते हैं। ऑल एक्सटर्नल इवेंट्स, कोई भी डिवाइस को अगर प्रोसेसर का अटेंशन चाहिए, वो प्रोसेसर को इंटरप्ट करता है। तो 8085 में 5 पिन्स बनाए हैं इंटरप्ट लेने के लिए, जो अलग अलग सोर्सेज से आते हैं, ट्रैप, 7.5, 6.5, 5.5, INTR। ठीक है। अब बच्चा बोलते हैं सर 5 पिन है, तो ऐसे हो सकता है कि 2 इंटरप्ट साथ में आ जाए, कभी 3 साथ में, कभी नसीब हो पूरे 5 इंटरप्ट साथ में आ जाए, फिर क्या होएगा? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या म्यूपी एक साथ 5 ISR करेगा? नहीं, जो पहले आएगा वो पहले करेगा, बराबर। वो तो फिर पहले एक एक करके आए ना, मैं एक एक की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सपोज एग्जैक्टली सेम टाइम पे मल्टीपल इंटरप्ट्स आ जाए, फिर क्या होएगा? उसके लिए लगता है एक प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी का हिंदी वर्ड मेरे को पता नहीं है, प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करता है कौन सा इंटरप्ट पहले सर्विस होगा। नाउ इनमें से ट्रैप हाईएस्ट प्रायोरिटी है, जो ऑर्डर में मैंने लिखा है वही उसकी प्रायोरिटी है, 7.5, 6.5, 5.5। INTR सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है। तो इसका मतलब मेरे को समझाओ, ये ट्रैप आया और ये INTR आया, क्या होगा? कौन जीतेगा? ट्रैप। क्या INTR चले गया? नहीं, वो पेंडिंग होएगा, रुका हुआ रहेगा। ट्रैप का सर्विस खत्म होएगा, फिर INTR का सर्विस खत्म होएगा, फिर म्यूपी अपने काम पे वापस बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? अगर ट्रैप और 7.5 पहले आए, ट्रैप और 7.5 साथ में आए, पहले कौन सर्विस होएगा? ट्रैप। 7.5 और 6.5 साथ में आए, पहले 7.5। यही ऑर्डर में सर्विस होंगे। जो अगर एक एक करके आए तो जो पहले आए वो पहले सर्विस होएगा, बट अगर एक साथ आए तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेगा कौन पहले सर्विस होने वाला है। इज दैट क्लियर? तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट कौन हुआ? ट्रैप। लोएस्ट प्रायोरिटी INTR। इंटरप्ट्स कौन देते हैं? म्यूपी देता है या डिवाइसेस देते हैं? डिवाइसेस से म्यूपी में इंटरप्ट आएगा, मतलब इंटरप्ट्स अंदर आएंगे। एक सिग्नल आपको दिख रहा है जो बाहर जा रहा है, उसका नाम है INTA बार। इसका बहुत डीप आंसर है, जब इंटरप्ट्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अब खाली बता रहा हूं इसका फुल फॉर्म, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। बोलो एक बार वापस, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट मतलब ये एक रिस्पॉन्स है जो म्यूपी देते हैं जब उसको एक क्या मिलते हैं? इंटरप्ट। इधर इंटरप्ट आया, म्यूपी डिवाइस को बोलते हैं हाँ भैया सॉल्व करूंगा। जैसे सिंपलेस्ट अगर मेरे को एग्जांपल देना है, मैं एम्बेडेड सिस्टम सिखाता हूं तो उसमें से मैं एग्जांपल पकड़ के दे रहा हूं। मैंने आपको फोन किया, अगर आपका फोन ऑफ है, मेरे को सामने इमीडिएटली मैसेज आ जाता है डिवाइस कैन नॉट बी फाउंड और नॉट कनेक्टेड, जो भी उसका जो स्टेट में हो उसके हिसाब से जो मैसेज आता है। अगर आपका फोन ऑन है तो फिर मेरे को रिंगटोन आता है। आप उठाओ नहीं उठाओ, कब उठाओ, इररिस्पेक्टिव मेरे को रिंगटोन आता है। यानी कि जैसे ही आपको इंटरप्ट गया, पहले पहले आपके फोन का काम है रिस्पॉन्स देने का, टेलिंग मी कि हाँ भैया मैं हूं। सर्विस तो होगा मगर मैं हूं, पहले वो एक रिस्पॉन्स देना जरूरी है। वो रिस्पॉन्स इज INTA बार। म्यूपी को आया इंटरप्ट, म्यूपी देगा INTA बार बताने के लिए हाँ भैया सर्विस होने वाला है। इज दैट क्लियर? एट दिस लेवल आपके लिए इतना काफी है। जब आगे इंटरप्ट पढ़ेंगे तो पता चलेगा INTA बार करता क्या है। INTA बार हर इंटरप्ट के रिस्पॉन्स में नहीं आता है, खाली INTR के लिए, जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है INTR। अगर ट्रैप आएगा तो म्यूपी INTA बार नहीं देगा, खाली और खाली जब INTR आएगा तो म्यूपी INTA बार देगा। क्यों? अगर आप आंसर जानना चाहते हो, टू ऑब्टेन द ऑपकोड, देन टू ऑब्टेन द लोअर बाइट एंड देन टू ऑब्टेन द हायर बाइट ऑफ द ISR एड्रेस। कुछ समझ में आया? नहीं, क्योंकि ये सब चीजें सीखने के लिए आपको बहुत और चीजें सीखनी है। तो जब हम इंटरप्ट्स का टॉपिक करेंगे उसका लास्ट पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि ये INTA बार करता क्या है। अब मैं खाली बता रहा हूं, ये एक रिस्पॉन्स है, इसका नाम ही है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। मतलब ये म्यूपी देते हैं बताने के लिए हाँ भैया आपका इंटरप्ट सर्विस होएगा, इंटरप्ट मिला है सर्विस होगा, मगर सर्विस जब होना है तब होगा, अपना टाइम लेके। इज दैट क्लियर? तो ये 5 इंटरप्ट्स म्यूपी के अंदर आते हैं। एज द नेम सजेस्ट, एक्नॉलेजमेंट मतलब ये बाहर जाएगा, म्यूपी से बाहर निकलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस होल इंटरप्ट लॉजिक? ये थे हमारे इंटरप्ट के सिग्नल्स। आखिरी 2 सिग्नल और डायग्राम खत्म
होल्ड NHLDA अगेन, इसके ऊपर एक बड़ा वीडियो बनने वाला है। मैं आपको अभी खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। चाहूं तो मैं आपको सब बता सकता हूं, फिर ये वापस 3-4 घंटे का वीडियो बनेगा। और ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, एक ही आंसर में पूरा सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ सकते। हाँ, पिन डायग्राम पढ़ना है, पिंस के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेना है, वो मैं आपको दे रहा हूं। फिर और जैसे डिटेल में और सब्जेक्ट पढ़ेंगे ये और क्लियरली समझ में आएंगे जब इनके ऊपर फुल टॉपिक्स होंगे। ये मैं आपको पूरा इस वक्त समझा सकता था, ये पूरे समझा दिए, ये बता दिया क्या करते हैं, ये दोनों बता दिया, ये समझाया, ऐसे जिससे जो इस वक्त आप समझने के पोजीशन में हो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर कोई चीज है जिसके लिए बैकग्राउंड लगता है लाइक INTA बार, वो मैं अभी नहीं समझा सकता हूं। और वैसे ही होल्ड NHLDA के लिए मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं अभी, बट डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ये यूज होते हैं DMA में। DMA का मतलब है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। बोलो एक बार वापस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूं। ये म्यूपी है, ये मेमोरी है, ये IO है, ये सिस्टम बस है। अभी सारे डेटा ट्रांसफर्स म्यूपी के थ्रू होते हैं। म्यूपी मेमोरी से डेटा लेता है, मेमोरी रीड, म्यूपी डेटा भेजता है, मेमोरी राइट। म्यूपी IO से लेता है, IO रीड, म्यूपी IO में भेजते हैं, IO राइट। मेमोरी और IO से खुद ट्रांसफर्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो कंट्रोल सिग्नल्स नहीं जनरेट करते हैं। ट्रांसफर करने के लिए कंट्रोल सिग्नल तो लगेगा ना। आप और मैं दो डिवाइस है सर्किट में, मेरे को आपसे डेटा चाहिए तो मेरे को आपको रीड तो देना पड़ेगा ना, तभी तो आपको समझ में आएगा कि मेरे को डेटा चाहिए। ऐसे ही देखते रहूंगा थोड़ी आपको समझ आएगा। तो यू शुड रियलाइज कब से देख रहा था, कुछ चाहिए मेरे को, ऐसे थोड़ी होता है। डिवाइस को रीड सिग्नल देना पड़ेगा अगर उसको डेटा चाहिए, डिवाइस को राइट सिग्नल देना पड़ेगा अगर उसको डेटा भेजना है। मेमोरी एंड IO कंट्रोल सिग्नल्स नहीं दे सकते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स रीड बार, राइट बार, IO/M बार खाली म्यूपी दे सकते हैं, मतलब खाली म्यूपी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आया? तो अगर मेरे पास एक बाइट मेमोरी में और मेरे को वो डेटा IO में भेजना है, पहले वो डेटा को म्यूपी में आना पड़ेगा, फिर म्यूपी से निकल के IO में जाएगा। तो अगर समझदार बच्चे हो तो क्या समझ में आया? एक डेटा भेजने के लिए मेरे को 2 साइकिल लग रहे हैं, मेमोरी रीड एंड IO राइट, बराबर डबल टाइम लग रहा है। अब 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 डेट बाइट्स भेजने चलेगा, डबल टाइम लगे तो भी क्या फर्क पड़ता है? म्यूपी मेगाहर्ट्ज पे काम करता है, 1 सेकंड में मिलियन ऑपरेशन कर सकते हैं। तो 10 के बदले 20 साइकिल भी लेगा तो दुनिया में किसी को पता नहीं चलेगा, बिकॉज सब माइक्रो सेकंड में हो जाएगा। मगर जब बल्क ट्रांसफर करना है, कुछ बड़ा फाइल प्रिंट करना है, कोई बड़ा गाना स्टोर करना है या मूवी स्टोर करना है, तब तो बिलियंस ऑफ साइकिल्स लगते हैं। तो बिलियंस को अगर डबल कर देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। फिर मतलब 5 मिनट के काम को सच्ची में 10 मिनट लगेगा। 5 माइक्रोसेकंड को 10 माइक्रोसेकंड लगे फर्क नहीं पड़ता है, बट 5 मिनट को 10 मिनट लगे तो फर्क पड़ता है। तो ये ह्यूमंस को नोटिस होने लगेगा। तब हमारी ऐसे मन में इच्छा होगी कि इसके बदले अगर ये हो पाता तो, मतलब डेटा अगर डायरेक्टली मेमोरी से IO में जा पाता, इसको बोलते हैं DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये नॉर्मली नहीं हो सकता है, ये सब्जेक्ट के एंड में पढ़ा जाता है। मैं अगर आपको बाइक चलाना सिखा रहा हूं, पहले मैं बोलूंगा दोनों हाथ स्टीयरिंग में रखो, नजर सामने रखो और चलाओ। फिर जब आप चैंपियन बन गए तब आप कुछ भी करो, स्टंट्स नहीं करना, स्टंट्स नहीं करना। ऐसे ही बता रहा हूं। मैं आपको कार चलाना सिखाऊंगा, बोलूंगा 10-10 पोजीशन, स्ट्रेट देखो, एटसेट्रा एटसेट्रा। बाद में फिर जब सीख गए डोनट्स बनाओ, जो करना है करो, वो फिर आपकी मर्जी। DMA सारे रूल्स को ब्रेक करते हैं। पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के टाइम पे हम बोलते हैं डेटा हमेशा म्यूपी के थ्रू पास होते हैं। एंड में हम सीखते हैं कि इसको बाईपास कैसे करना विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ म्यूपी। म्यूपी में जाने के बदले डेटा डायरेक्टली अगर मेमोरी और IO के बीच में पास हो तो उससे स्पीड बढ़ेगा। मगर ये ऐसे ही नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला मेमोरी एंड IO कैन नॉट जनरेट कंट्रोल सिग्नल। ये सिग्नल बना ही नहीं सकते, तो ट्रांसफर कैसे करेंगे? बस एक दूसरे को देखते रहेंगे, एक्शन तो होएगा ही नहीं, क्योंकि कंट्रोल सिग्नल तो बना ही नहीं सकते हैं। तो अगर DMA करना है तो ऐसे ही बैठे बैठे नहीं होएगा, उसके लिए एक अलग चिप लगता है जिसको बोलते हैं DMA कंट्रोलर। बोलो एक बार वापस, DMA कंट्रोलर। चिप नंबर 8237, 8257, ऐसे अलग अलग चिप्स हैं जो DMA का काम करते हैं। DMA कंट्रोलर सिस्टम बस का चार्ज ले लेगा, किससे? म्यूपी से। बन जाएगा बस मास्टर। ये शब्द अभी सुनो, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। DMA कंट्रोलर बन जाएगा बस मास्टर। एक बार वो बस मास्टर बन गया, फिर वो ये डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब वो बनने के लिए DMA कंट्रोलर म्यूपी को एक सिग्नल देता है जिसका नाम है होल्ड। ऐसा नाम क्यों रखा है?
क्योंकि म्यूपी को बोलते हैं होल्ड योर ऑपरेशंस, काम करना बंद करो, मेरे को बस चाहिए। ठीक है, तो कौन देते हैं? डीएमए कंट्रोलर। किसको? म्यूपी को। और उसके रिस्पॉन्स में म्यूपी देते हैं HLDA, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। हाँ भैया, मैंने बस रिलीज कर दिया, अब आप बन गए हो बस मास्टर, आप करो डेटा ट्रांसफर। ट्रांसफर खत्म हो गया तो डीएमए कंट्रोलर होल्ड निकाल देगा, म्यूपी ऑफिस बस मास्टर बन जाएगा। ये चीज को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, ये मैंने खाली इंट्रोडक्शन दिया। एक बार वापस बोल के बताओ, ये बस का डिफॉल्ट मास्टर कौन होता है? हमेशा ये बस कौन कंट्रोल करते हैं? म्यूपी। सारे ट्रांसफर्स म्यूपी के थ्रू होते हैं। ये हम क्या करने का ट्राई कर रहे हैं? डायरेक्ट ट्रांसफर करने का ट्राई कर रहे हैं। उसके लिए हमको एक डिवाइस लगता है डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर ये बस का मास्टर बन जाएगा, तो वो ये ट्रांसफर कर पाएगा डायरेक्टली बिटवीन मेमोरी एंड आईओ। वो करने के लिए डीएमए कंट्रोलर को म्यूपी को एक सिग्नल भेजना पड़ता है, उसका नाम है होल्ड। डीएमए कंट्रोलर होल्ड को बनाएगा 1, म्यूपी बस को करेगा रिलीज, म्यूपी देगा डीएमए कंट्रोलर को HLDA, बोलेगा भैया आप अभी बन गए हो बस मास्टर, अब डेटा ट्रांसफर होएगा डायरेक्टली बिटवीन मेमोरी एंड आईओ। एक बार ट्रांसफर खत्म हो गया, डीएमए कंट्रोलर होल्ड को 0 बना देगा, म्यूपी एक बार दोबारा से बस मास्टर बन जाएगा। जैसे मैंने कहा, इसको हम फुल सर्किट में बाद में पढ़ने वाले हैं। ये मेरे को बस बताना था कि ये सिग्नल्स करते क्या है, और विथ अ लिटिल बिट डिटेल। ऐसे नहीं बस इसका नाम होल्ड है, इसका नाम HLDA, ऐसे थोड़ी, उसको पढ़ना थोड़ी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया ये करते क्या है। बोलो डायरेक्शन, बोलो होल्ड। कौन देते हैं? कौन देते हैं? डीएमए कंट्रोलर। मतलब होल्ड म्यूपी के अंदर आएगा, म्यूपी बस रिलीज करके रिस्पॉन्स देगा, होल्ड एक्नॉलेजमेंट, बताएगा हाँ भैया मैंने बस रिलीज कर दिया, आप अभी डीएमए ट्रांसफर कर सकते हो। दैट इज होल्ड इन HLDA। विद दैट वी फिनिश द फुल पिन डायग्राम। चलो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। शाबाश। VCC ग्राउंड, 5 वोल्ट पावर सप्लाई, जो पिन हमने पढ़ लिया उसको मिटा देंगे। ठीक है, X1 X2 म्यूपी को चाहिए 3 मेगाहर्ट्ज, वो भी एट 50% ड्यूटी साइकिल। हम कनेक्ट करते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर, वो बनाते हैं क्लॉक ऑफ 6 मेगाहर्ट्ज। वो कोई भी ड्यूटी साइकिल का हो सकता है, वो रैंडम ड्यूटी साइकिल को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू 50% ड्यूटी साइकिल यूजिंग टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टॉगल फ्लिप फ्लॉप क्या करते हैं? एक पल्स के लिए हाई, एक पल्स के लिए लो, मतलब परफेक्ट 50% ड्यूटी साइकिल बना के देगा, मगर एक पल्स बनाने के लिए 2 पल्स यूज करेगा। इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 होती है। तो ये बन गया क्लॉक। अब ये क्लॉक यूपी ने खुद बनाया, अब दूसरों को देगा बाय द सिग्नल कॉल्ड क्लॉक आउट। बराबर। डिवाइसेस म्यूपी को बताते हैं whether they are ready or not. Ready signal is used to synchronize the MUPI with slower devices. एक डिवाइस अगर रेडी नहीं है, वो रेडी सिग्नल को 0 बना देगा, म्यूपी उसी वक्त एंटर करेगा वेट स्टेट। म्यूपी वेट स्टेट से बाहर निकलेगा जब रेडी सिग्नल बन जाएगा 1। इसका मतलब है म्यूपी उसी वक्त डिवाइस के साथ काम करेगा जब डिवाइस काम करने के पोजीशन में हो, डिवाइस रेडी हो। इस वजह से आप मॉडर्न लेटेस्ट कंप्यूटर में भी 10 साल 15 साल पुराना प्रिंटर कनेक्ट करो तो भी करेक्ट स्पीड पे प्रिंट होगा। ऐसे नहीं कि आधा फाइल गायब हो गया आधा प्रिंट हुआ, बराबर है कि नहीं? वो होता है बाय द हेल्प ऑफ रेडी सिग्नल। रीसेट इन बार, जब हम रीसेट बटन दबाते हैं म्यूपी रीसेट होते हैं, जैसे ही रीसेट हो गया वो सबको रीसेट करेगा बाय रीसेट आउट। तो रीसेट इन बार अंदर जाएगा, रीसेट आउट म्यूपी बाहर देगा दूसरे डिवाइसेस को। मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस हम लैच को देते हैं, उसके साथ ALE सिग्नल देते हैं। बोलो एक बार, जब ALE 1 है, बस में एड्रेस है, लैच ने एड्रेस कैप्चर किया, लैच ने एड्रेस भेजा। ALE 0 है, बस में डेटा है, डेटा साइड से बाहर निकल जाएगा, अभी भी बस में एड्रेस रहेगा। तो ये बन जाएगा प्योर एड्रेस बस, जिसके साथ कंबाइन होएगा A8 to A15, और ये बन जाएगा हमारा डेटा बस। ये लैचिंग का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया। तो ये है मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस, प्योर हायर ऑर्डर एड्रेस बस, और उसके साथ ALE। होल्ड HLDA यूज होते हैं फॉर अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड DMA। DMA कंट्रोलर देता है होल्ड, म्यूपी करता है बस को रिलीज, म्यूपी देता है HLDA। तो होल्ड अंदर जाएगा, HLDA बाहर जाएगा। IO/M बार, रीड बार एंड राइट बार, ये हम देते हैं डिकोडर को, डिकोडर उसको डिकोड करते हैं। 001 मतलब मेमोरी ऑपरेशन है और रीड ऑपरेशन है। तो Y1 बन जाता है मेमोरी रीड, वैसे मेमोरी राइट, वैसे IO रीड, वैसे IO राइट। S1 एंड S0 हमारे हिसाब से, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए वो है S इनपुट एंड S आउटपुट। मेमोरी रीड इनपुट ऑपरेशन है, मेमोरी राइट आउटपुट ऑपरेशन है। IO रीड इनपुट ऑपरेशन है, IO राइट आउटपुट ऑपरेशन है। तो उसके हिसाब से ये इनपुट आउटपुट डिसाइड होते हैं। इंटरप्ट्स, कितने इंटरप्ट्स हैं यूपी में? 5। सिग्नल 6 है, इंटरप्ट 5 है। जो छठवां वाला है वो एक्नॉलेजमेंट है, जो INTR के लिए म्यूपी एक्नॉलेजमेंट देते हैं। ये 5 इंटरप्ट्स में से हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सा है? ट्रैप।
फिर आता है RST 7.5, 6.5, 5.5। सबसे लोअर प्रायोरिटी किसका है? INTR। शाबाश शाबाश। लास्ट SID SOD, इससे हम करते हैं सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन मतलब बिट बाय बिट। पैरेलल कम्युनिकेशन मतलब सारे बिट्स एक साथ भेजो, उससे स्पीड बढ़ता है मगर कॉस्ट भी बढ़ता है। सीरियल कम्युनिकेशन 1 by 1 भेजो, स्पीड थोड़ा कम है मगर कॉस्ट काफी कम है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होते हैं सारे सीरियल होते हैं। ये बताओ ये भी सीरियल कम्युनिकेशन है, इसमें 8 वायर थोड़ी है, 1 वायर है टू सेंड। टेलीफोन का अगर आप वायर देखोगे कभी 2 वायर होते हैं, एक रिसीव के लिए एक ट्रांसमिट के लिए। बच्चे बोलते हैं सर मैंने तो 4 देखे हैं, बराबर है, बाकी के 2 क्या होते हैं? VCC एंड ग्राउंड। ये नहीं पूछना बेटा, इंजीनियर हो, टेलीफोन जादू से थोड़ी काम करेगा, उस पर कोई पावर सप्लाई नहीं होते। वही वायर से पावर सप्लाई भी मिलते हैं, वही वायर से डेटा कम्युनिकेशन भी होता है। तो अगर उसका वायर खोल के देखो 4 वायर मिलेंगे, 2 VCC एंड ग्राउंड होंगे, एक इनपुट डेटा एक आउटपुट डेटा, जो हमारा SID एंड SOD था। दैट्स इट, दोज आर ऑल द 40 पिन ऑफ 8085। आई होप आपको पूरा पिन डायग्राम समझ में आया। आपके रिक्वेस्ट पे हम ये पूरी मेहनत करके 8085 का सीरीज़ बना रहे हैं हिंदी में। जैसे जैसे हमको चांस मिलेगा हम और वीडियोस बनाते जाएंगे। फुल स्पीड पे हम काम कर रहे हैं, दिन में 2, 3, 4 वीडियोस। आप हालत देख रहे हो, वीडियो बनाने के टाइम पे AC बंद रखना पड़ता है, गर्मी का टाइम है, बट इररिस्पेक्टिव सुबह से हम चालू है और बनाते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन। विल कीप डूइंग मोर वर्क। थैंक यू।